हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीएच क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSB की जनरल नॉलेज की MCQ सीरीज़ में हम लोगों ने एक MCQ सीरीज चला रखी है, जिसकी 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज इसकी 6ठी क्लास करते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो आपको समय से मिल सके। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न साथियों इस प्रकार है। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य बने कब थे। नंद वंश के धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में राजा बने थे। और चाणक्य की हेल्प से, चाणक्य इनके गुरु का नाम था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन विच ईयर? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर की जो लड़ाई थी वो 1764, ए आपका हो जाएगा, 1764 में लड़ी गई थी। साथियों, अक्सर मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि क्वेश्चन जब भी आप कुछ पढ़ते हैं जीके के, तो उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप साइड बाय साइड पढ़ते रहिए। तो इस प्रश्न को ही देख लीजिए, जैसे बक्सर की लड़ाई के बारे में अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि वो कौन सी निर्णायक युद्ध था या वो कौन सी निर्णायक लड़ाई थी जिसने यह साबित कर दिया था कि अब अंग्रेज कहीं नहीं जाएंगे, तो वो 1764 की बक्सर की लड़ाई थी। ठीक है, बक्सर की लड़ाई हुई किस किस के बीच में हुई थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, और उसके साथ में बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीर कासिम। तो एक तरफ तो आपके मीर कासिम हो गए, और ये थे बंगाल के नवाब। दूसरे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अवध के जो नवाब थे वो थे शुजाउद्दौला। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरे आदमी थे वो थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो और इनके साथ में इधर थी कंपनी, हेक्टर मुनरो का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये जो युद्ध था, बक्सर का युद्ध, ये 1764 में हुआ था। एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और भारत के जो सम्राट थे उस समय, जो भारत के राजा थे ब्रिटिश के अलावा, मुगल सम्राट, तो वो थे शाह आलम द्वितीय। तो ब्रिटिश कंपनी इसमें जीत गई थी, और मुगल सम्राट और ये सब मिलकर हार गए थे। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंडिका किसने लिखी? इंडिका के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इंडिका जो थी वो मैगस्थनीज ने लिखी थी, ए मैगस्थनीज ने। ठीक है, मैगस्थनीज जो थे, अब ये कौन थे आपको पता होना चाहिए। ये एक यूनानी थे, यूनानी राजदूत थे। यूनानी राजदूत कहाँ पर थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे उनका नाम मैगस्थनीज था, और इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। इस इंडिका जो बुक है, इसमें उस समय के मौर्यकालीन समाज के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। आज़ादी के बाद हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे, जिनमें से जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो हट गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, संपत्ति वाला अधिकार ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हट गया था। ठीक है, तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24वां। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसमें आपको रिट मिलेंगी। ठीक है, 5 रिट मिलेंगी आपको, जिसके तहत अगर आपके साथ आपको लगता है ना कि अगर आपके मौलिक अधिकारों के साथ कभी भी हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर।
हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको सभी जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, वो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा बी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप सभी जानते भी हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है? तो आपको पता होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 12 सदस्यों को। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता हूँ कि इस प्रश्न में कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। तो अनुच्छेद 80 जो है इसके तहत ये 12 लोग कौन कौन होते हैं? कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से, इनसे रिलेटेड। और अभी हाल ही में इसमें खेल भी जोड़ लिया गया है, जैसे सचिन तेंदुलकर वगैरह जो थे ये भी इसमें अंदर आ गए थे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वुलर झील, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वुलर झील। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, JNK में है ये, ठीक है। और ये भारत की ही नहीं, वैसे आपको मैं बताता हूँ, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है ये वुलर झील, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के अंदर ये पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द हाइएस्ट पीक इन इंडिया इज। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। भारत का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इस सीरीज में डाला है, ठीक है। अगर आप गूगल करेंगे ना तो आपको मिलेगा इसका आंसर कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप गूगल कर लिए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कंचनजंगा। लेकिन आपको ऑप्शन जरूर ध्यान देने हैं। अगर इन क्वेश्चंस में अंदर बात करूं तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, K2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका 8वीं का, वो K2 सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये जो K2 वाला एरिया है ये थोड़ा सा विवादित एरिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान POK में पड़ जाता है। तो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इसे कहा नहीं जाता, वो K2 को अपना मानते हैं। तो इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर जो बात होती है भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की, तो हम इंडिया वाले तो K2 ही बोलते हैं और K2 ही है हमारे लिए। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर कंचनजंगा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ में कि ऑप्शन में क्या है। अच्छा, अगर इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में K2 नहीं होता, अगर यहाँ K2 नहीं होता ना, तो इसका 110% उत्तर कंचनजंगा होगा। लेकिन इसके अंदर K2 है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी K2 के लिए होगी। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ में ऑप्शन का भी ध्यान रखना है कि जो कंचनजंगा है इसकी जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी से बनता है? तो जैसा कि आप इस वीडियो फोटो में देख ही पा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। ये ना पश्चिम बंगाल, जो इंडिया में पश्चिम वेस्ट बंगाल है, वहाँ से लेके ना बांग्लादेश तक फैला हुआ है। और कहीं कहीं ना इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सुंदरवन डेल्टा भी बोल सकते हैं इसे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत में GST लागू होने पर किस कर को खत्म किया गया था? यानी जो GST अभी हम देख रहे हैं, तो GST से पहले जब था, नहीं था GST, तो कौन कौन से कर थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका उत्तर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स। पहले हर चीज़ पे हमें अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन जब से GST आया है ये सारे ही सारे बंद कर दिए गए हैं, और GST जो है एक अकेला टैक्स अब चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। भारत की GDP में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा उत्तर नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, टेरिटरी। सेवा भी बोल सकते हो आप इसे, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो आपका कृषि से रिलेटेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और जो तृतीय क्षेत्र होता है ये आपके जो भी सेवा क्षेत्र होता है वो उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथियों, आमतौर पे हम जितने भी जीके के पेपर देखते हैं ना, पिछले कुछ प्रीवियस ईयर के, तो उनमें RBI से रिलेटेड कई चीज़ें पूछी जाती है।
तो आरबीआई एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अच्छे से कर लीजिएगा ज़रा। हो सकता है इस जरूर इस जो आने वाला पेपर है उसमें इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो ये हो जाएगा। अब बात थोड़ी सी आरबीआई की करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो है वो 1934 के तहत, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। उस जमाने में से बम्बई कहते थे। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण जो है ये 1949 में हुआ था, ठीक है। ये जरूर दे हो सकता है। कई बार ना क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं और डायरेक्ट आपसे ये नहीं कहेंगे कि आरबीआई की मतलब स्थापना कब हुई थी 1935, ये तो सबको पता है। आजकल आजकल वो ये कहते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में आरबीआई को राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। कौन सी गैस लाफिंग गैस कहलाती है? विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? तो 13वें का आपका हो जाएगा उत्तर नंबर बी। जी हाँ, उत्तर नंबर बी आपका हो जाएगा। इसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसे ना लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हंसने वाली गैस, क्योंकि ना इसे सूंघने पे लोगों को में ना खुशी, आराम और हंसी महसूस होती है। और कहीं कहीं ना अगर आप डेंटल क्लिनिक पे जाओगे, जैसे कि मैंने फोटो में भी दिखाया, जब डॉक्टर आपको कहता है ना कि भाई मुंह खोलिए, तो मुंह खोलते वक्त इसका प्रयोग किया जाता है ताकि आपका मुंह काफ़ी देर तक खुला रहे। तो डेंटल लोग में इसमें काफ़ी यूज़ करते हैं इस गैस का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। जी हाँ, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? तो लेमन के अंदर जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है ना, ये मतलब खट्टे पदार्थों में आमतौर पे होता है। खट्टे पदार्थ जो भी हो गया आपके नींबू वगैरह, इस टाइप से, ठीक है। और मतलब आप ये देखिए कि नींबू में ना मुख्य रूप से सिट्रिक एसिड होता है जो इसके खट्टे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, सेल का जो पावर हाउस होता है वो कौन होता है? कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी माइट्रोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को इसमें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, तो कौन थे वो? जो भी आप कहते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो इन सब के बारे में जो थी ये किसने खोज की थी? इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, लैंडस्टीनर, ठीक है। रक्त समूह की जो खोज है वो मुख्य रूप से कॉल लैंडस्टीनर ने की थी, वो भी 1901 में, ठीक है। इन्होंने ही ए बी ओ इन सब ब्लड ग्रुप के बारे में पता किया था। और इसके अलावा इन्होंने अलेक्जेंडर विनर के साथ मिलकर आर एच फैक्टर की भी खोज की थी, ठीक है। अब थोड़ा सा इस ब्लड ग्रुप के बारे में देख लेते हैं कि आप इस टेबल को देख रहे होंगे, तो वो कौन सा आदमी है जो हर सभी को ब्लड दे सकता है? अगर हम यहाँ डोनर की बात करते हैं, ये देखिए डोनर की बात करते हैं, तो डोनर में आप देखेंगे ओ नेगेटिव। जी हाँ, ये ओ नेगेटिव एक ऐसा होता है जो किसी भी आदमी को ब्लड दे सकता है। ए बी से लेके, ए को लेके, बी को लेके और ओ वाले को, ये किसी को भी डोनर है, सभी को डोनर दे सकता है ये, ठीक है। तो ए बी जो ये ओ नेगेटिव होता है, स्पेशली ओ नेगेटिव वाला जो होता है, ये सबसे बेस्ट डोनर होता है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन इसके साथ इसका नुकसान भी है कि ये ब्लड केवल ओ नेगेटिव वाले से ही ले सकता है, ठीक है। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप बड़ा ही रेयर होता है, एशिया में गिने चुने लोगों के पास, मुश्किल से 1% लोग भी नहीं है एशिया महाद्वीप में जिनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो ओ नेगेटिव वाले जो ब्लड ग्रुप है ये सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं, लेकिन ले केवल ओ नेगेटिव वाले से ही सकते हैं। और अगर रिसीवर की बात करूं तो ए बी पॉजिटिव, ये जो ए बी पॉजिटिव है ना, ये किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है ज़रा कमेंट में लिखिए, और देखते हैं कि किस किस ब्लड ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं और ओ नेगेटिव वाले कितने मिलते हैं हमें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? तो सभी मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपका विटामिन डी हो जाएगा। जी हाँ, डी ऑप्शन, विटामिन डी। चलिए आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन? लेटेस्ट, याद रखिएगा लेटेस्ट, ठीक है। नवीनतम जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार विश्व में जनसंख्या में प्रथम स्थान किस देश का है?
तो पहले स्थान पर भारत अब आ चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत की जो कुल आबादी है वो लगभग 1.46 अरब के आसपास हो चुकी है। सेकंड नंबर पे बात करें तो चाइना की आती है 1.42 अरब के आसपास। ठीक है, तो जनसंख्या में काफ़ी आगे निकल चुके हैं हम लोग। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। ठीक है जी हाँ, इसरो के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसरो के बारे में लगभग हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, इसरो ने जो आदित्य L1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया है? तो इसरो का जो ये मिशन है ये आपका ऑप्शन नंबर बी 2023 हो जाएगा। ये आदित्य L1 मिशन क्या है? सूर्य के पास जाने की तैयारी चल रही है अब इसरो की, और सूर्य की स्टडी के बारे में पता करने के लिए ये आदित्य L1 मिशन है। चलिए आगे चलते हैं, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच है? इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज बिटवीन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, मुंबई और अहमदाबाद। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में हमने देखा कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, इन सब के रिलेटेड, इन सभी को जोड़ के मैंने ये सीरीज़ बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। चैनल को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और वेट करते हैं अगली वीडियो के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।